हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स जो दे रहे हैं उनके लिए, या यूपीएचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से जो दे रहे हैं उनके लिए, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन डील करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब लखनऊ में भी आ गया है। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए या यूपीएचएससी के लिए या दूसरे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इस फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अलग अलग लोगों से हमारे रिएक्शन आ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, कुछ लोग कहते हैं हिंदी में। तो हम इसको बाईलिंगुअल रखा है, और दो कभी इंग्लिश में भी होता है या कभी सिर्फ हिंदी में होता है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दोज हु आर स्टडिंग इन English language, they must know the Hindi. Sometimes you feel confident when it is translated in the Hindi in very simple language. Sometimes the terms are in French, Latin and all other language, Greek, maybe Greek. So English has accepted that term as it is. But when we translate it to Hindi, it is translated in very simple language. So you find the answer इन हिंदी लैंग्वेज। एट द सेम टाइम अगर हम उसका उल्टा कर दें, जो हमने बोला कि हिंदी में जो लोग हैं, जो कई बार ट्रांसलेशन इतना कठिन होता है कि उसको समझ में नहीं आता, तो आप अगर इंग्लिश को देख लेंगे तो इंग्लिश के वर्ड कई बार सिंपल होते हैं, उससे एग्जैक्टली समझ में आ जाता है क्या है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। विच थ्योरी ऑफ स्टेट जो है एक्सपाउंडेड इन शांति पर्व। तो शांति पर्व जो पूछ रहा है कि उसमें कौन सा सिद्धांत है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था। तो अब ये शांति पर्व क्या है? शांति पर्व एक खंड है महाभारत में, जहाँ पे युद्ध खत्म हो चुका है। उसके बाद जो है युधिष्ठिर बहुत परेशान है। उनको लगता है कि उन्होंने अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि राजपाट चाहिए था। तो वहाँ पे जो भीष्म है, आप लोग अगर भारत जानते हैं तो भीष्म जो है वो सैया पे लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो तमाम सारे तीर लगने के बावजूद अर्जुन के, लेकिन वो लेटे रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि युधिष्ठिर जब राजपाट नहीं लेना चाहते थे तो लोग उनके पास जाते हैं, या दूसरे जो ऋषि मुनि होते हैं उनके पास, और उनको समझाने के लिए जो बोले गए वाक्य हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द शांति पर्व। तो यही शांति पर्व में, अब शांति पर्व में आइडिया क्या है, उसमें क्या समझा रहे युधिष्ठिर को डिवाइन। अब ये पॉलिटिकल साइंस में आ गया, वो तो बहुत मैथोलॉजिकल आइडिया है, मैथोलॉजी में चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से हम पॉलिटिकल साइंस की जो चीज़ें ले रहे हैं वो क्या है। तो डिवाइन राइट थ्योरी, दैवीय अधिकार का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट, अनुमोदन का सिद्धांत, बोथ डिवाइन राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता अब दिव्य अधिकार सिद्धांत, दोनों कौन सा सही होगा। कि शांति पर्व में क्या चीज़ पूछी, शांति पर्व में जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है उससे आपको क्या लगता है कि कौन सा सिद्धांत होना चाहिए, दैविक शक्ति का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, या अनुमोदन, या दोनों। तो बेसिकली ये जो समझाते हैं युधिष्ठिर को कि आपको भेजा गया है कि आप राजा बने, और राज्य जो है आपकी अपनी इंडिविजुअल इच्छा से ऊपर होके आपको काम करना पड़ेगा। आपके ऊपर है कि आप डिप्रेस्ड हैं कि जो आपने कत्ल किया इतने लोगों का, और सिंपली सिर्फ राजपाट के लिए, लेकिन सिर्फ राजपाट आपकी लग्जरी के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है, इसलिए आपको। तो इस तरह की चीज़ें किस में होता है? सिंपल सी बात है, दैवीय डिवाइन राइट थ्योरी जो है वो मानता है कि किसी को भेजा गया, किसी एक खास राजा को भेजा गया है कि राज करने के लिए। अब अगर युधिष्ठिर नहीं बनना चाहते तो कोई और बन सकता था। अगर आज के समय डेमोक्रेसी है, तो जैसे अगर आज के समय होता है ना कि कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, तो ऐसा नहीं कि कोई और बन जाएगा। तो इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर अगर कोई नहीं बनना चाहता है या प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता तो कोई और बन जाएगा, कोई भी चला लेगा। लेकिन दैवीय शक्ति में नहीं कि खास तौर पे किसी एक राजा को भेजा गया, वो राजा जब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं बताता तब तक वो
वही रहेगा। तो ये बेसिक आइडिया निकाल सकते हैं हम कि डिवाइन थ्योरी, उसमें डिवाइन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है शांति पर्व में। शांति पर्व क्या है ये भी बता दिया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, तो गांधी के अनुसार क्या है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब लक्ष्य जो है साधनों को उचित सिद्ध करता है कि आप साधन कोई भी यूज़ कीजिए, अगर लक्ष्य सही है, आपने लक्ष्य सही रखा और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो साधन आप गलत भी, झूठ, फरेब या कुछ भी यूज़ करिए। वो कहते हैं कि जो लाई है, हिंसा यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे आज़ादी का है, आज़ादी का लक्ष्य था, अब आज़ादी के लक्ष्य के लिए साधन क्या हो सकते हैं? एक है प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो सकता है, गोलीबारी भी हो सकती है, तो अलग, तो ये भी है। बहुत से लोग बोले स्पिरिचुअल तरीके से लीजिए, ये भी हो सकता है। तो क्या आइडिया है? तो ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग बोले कि लक्ष्य को प्राप्त हो जाना चाहिए, चाहे मीन्स कुछ भी हो। लेकिन गांधी जी क्या इसमें बिलीव करते थे? नहीं। साधन महत्वपूर्ण नहीं है। साधन का मतलब यही कि किस तरह से आप चीज़ों को लेंगे, अचीव करेंगे। हाउ विल यू अचीव द गोल? मीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड्स एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड। लक्ष्य और साधन अंतर संबंधित है कि एंड और मीन इंटर रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें बताई गई हैं, नो रिलेशन बिटवीन एंड मीन्स, गांधी जी के अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एंड मीन। दो बोथ शुड बी द प्योर, एंड मस्ट बी प्योर एज वेल एज द मीन्स मस्ट ऑल्सो बी प्योर टू अचीव दैट एंड। तो क्या मतलब है कि अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके जो साधन हैं वो भी उतने ही प्योर, शुद्ध होने चाहिए। तो इसीलिए उनके साधन क्या क्या थे? सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सत्याग्रह, ये सारे उनके आइडिया थे। तो एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं होता कि एंड अगर जो है, क्योंकि एंड जस्टिफाई द मीन्स ये नहीं कहते। जैसे जो हिंसक थे, क्रांतिकारी लोग बोलते थे कि एंड जस्टिफाइज द मीन, अगर हम आज़ादी पा लेते हैं तो मीन्स का कोई मतलब नहीं है, मीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा भी नहीं है। ये गांधी जी के अकॉर्डिंग लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है, मतलब एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड। तो ये सही हो जाएगा, डी इसका। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पब्लिक गुड ऑट टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, हु सेड इट? सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। विधायक जो है किसने कहा? ये सार्वजनिक कल्याण की बात, इसमें देखिए 4 नाम है। हॉब्स की बात है, प्लेटो की बात है, मार्क्स कह रहे हैं कि बेंथम कह रहे हैं। हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स, बेंथम। अब सार्वजनिक विधेयक की बात है तो देखिए इससे क्या है कि अगर लेजिस्लेचर की बात आ गई तो लेजिस्लेचर में मार्क्स को हटा सकते हैं, तो बहुत आसानी से एक्सक्लूड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर के थ्रू जो सार्वजनिक कल्याण की बात नहीं करते, किसके थ्रू करते हैं? रेवोल्यूशन के थ्रू करते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट के थ्रू करते हैं, तो मार्क्स को तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन हॉब्स एब्सोलूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोलूट सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, ये भी एक्सक्लूड हो गया, हटा दिया। प्लेटो कैसी बात करते हैं? ये फिलोसफर किंग की बात करते हैं कि विधेयक बनाने का काम किसका है। ऑल्दो इसका आइडिया हो सकता है फिलोसफर किंग वो काम करे, लेकिन लेजिस्लेटर यहाँ पे लिखा है कि लेजिस्लेटर जो है, विधायक जो है, वो विधायक की बात तो प्लेटो नहीं कहते। प्लेटो किसकी बात करते हैं? फिलोसफर किंग की। तो कौन बचा? सिंपल सा है, एक्सक्लूड करके आपने निकाल लिया बेंथम, क्योंकि बेंथम एक मॉडर्न थिंकर हैं और बेंथम को आप जानते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होगा? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस तरह के आइडिया हैं इनके। अब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कैसे होगा? समाज का कल्याण करके। तो विधायक, उस समय तक डेमोक्रेसी आ चुकी थी और विधायक चुने जाते थे, लेजिस्लेटर होते थे, तो उन लेजिस्लेटर का काम क्या होगा? समाज का कल्याण। आज के समय भी जो लेजिस्लेटर हैं हमारे, उनका काम यही माना जाता है कि समाज का कल्याण करें
ऑल्दो करते हैं कि नहीं करते ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है कि किस कहाँ पे करते हैं, कहीं पे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। यही पॉलिटिकल साइंस में हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं, वही कि कहाँ पे कितना काम हुआ, इसको हम वैल्यू जजमेंट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। Who said men are equal by nature? Society through the institution of property has made them unequal. अब ये कह रहे किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया। अब जो है कि प्रकृति की अवस्था में कौन बोल रहा है कि सब लोग समान थे, सही थे? तो फिर से है, मार्क्स भी कहते हैं कि एक्चुअली अगर मार्क्स को देखा जाए तो मार्क्स भी इस तरह की बातें करते हैं। प्रकृति की अवस्था में सब लोग अलग अलग थे, लेकिन किसी को किसी से कोई शोषण नहीं हो रहा था। लेकिन लॉक क्या कहते हैं? लॉक भी कहते हैं कि अच्छा था आदमी, लेकिन सभी लोग बराबर, सबको राइट थे, राइट सबको इक्वल थे, सभी लोग बराबर थे ऐसा नहीं, क्योंकि राइट सबके पास इक्वल है। सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, किसी को प्रॉपर्टी कमाने का मन होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को फ्रीडम पर। हीगल क्या कहते हैं? हीगल एक आइडियल है, वो क्या कहते हैं कि राज्य जब आएगा तब सब लोग बराबर हो जाएंगे, जब स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं है, अभी क्या है, हम सब लोग जो आज की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, हेगल के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी में जी रहे हैं। तो बच्चे रूसो क्या कहते हैं? रूसो ही मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इन स्टेट ऑफ नेचर वाज अ नोबल सेवेज। तो ऐसा जो है बहुत ही अच्छा जो है जानवर की तरह था, कह सकते हैं कि रूसो कहते हैं, क्योंकि सब लोग प्रकृति में, जैसे जानवर अगर हम देखें तो कौन सा अमीर है कौन सा गरीब है वो नहीं होता, सारे कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, सारे शेर शेर हैं, सारे हिरन हिरन हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये हिरन बहुत अमीर है, इसका क्लास डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती है और एस्थेटिक सेंस बढ़ता है, उससे धीरे धीरे रूसो कहते हैं कि अब हम क्या हो गए, चेन में बंध गए और हमने क्लास का डिवीज़न कर लिया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो है रूसो। और रूसो का और भी क्या स्टेटमेंट है फेमस? रूसो का स्टेटमेंट है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। मतलब मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सभी तरफ वो जंजीरों में बंधा हुआ। जंजीर किसकी हैं? उनके अकॉर्डिंग है साइंस टेक्नोलॉजी और ये सब एस्थेटिक्स जो चीज़ें बढ़ी, उसकी वजह से हम इन सब चीज़ों में फंस गए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले आदमी के पास कम चीज़ें थी तो बोला कि अब ज़रूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम और ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं ताकि हम साइंस गैजेट्स खरीद सकें, हम लैपटॉप खरीद सकें, ये सब खरीद सकें। और उसके बाद भी हमको चाहिए होता है ये सारी चीज़, तो एक लिमिट है, खरीद लिया, लेकिन उसके बाद भी अब हम महंगी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, महंगी स्टैचूज़ खरीदना चाहते हैं। तो वैसे एस्थेटिक ने भी लोगों को फंसा दिया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये वाली पेंटिंग हम क्यों नहीं खरीद पाए, दूसरे लोग तो खरीद ले रहे हैं। कोई जब आपकी जो हैसियत है 20,000 की हो जाएगी तो आपको लगेगा 20,000 की पेंटिंग है, कभी 2 लाख की, फिर 2 करोड़ की, क्योंकि पेंटिंग्स की तो कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, बोला कि एस्थेटिक्स, आर्ट एस्थेटिक्स और साइंस ने मनुष्य को बांध लिया है, जकड़ लिया है। अब उसी के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं और इससे पहले क्या प्रकृति की अवस्था में बराबर थे। तो आगे बढ़ते हैं, सही आंसर रूसो हो गया। 4th के बाद 5th, द मैथड ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज। ये तो जो भी थोड़ा बहुत भी रिसर्च करते हैं या थोड़ा भी रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको मालूम होगा। बहुत सिंपल, पहले एक लाइन ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि सामान्य से विशेष तक कार्रवाई की पद्धति क्या है, कि जनरल टू पर्टिकुलर। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि मान लीजिए कि सभी पेड़ ग्रीन होते हैं या सभी कौवे काले होते हैं। तो अब पर्टिकुलर में पहुंचना है कि क्या हम आसपास जो कौवे हैं वो भी काले हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड। और इसी को इंडक्टिव मेथड कर लें तो कौवे किस कलर के होते हैं, तो हम 1 कौवा देखेंगे, 2 कौवे देखेंगे, 3 कौवे देखेंगे, 4 कौवे देखेंगे और हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। क्योंकि पर्टिकुलर कौवा देख रहे हैं हम, क्या हुआ, काला है, मतलब क्रोज आर ब्लैक। अब उसका उल्टा कर दे, स्टेटमेंट सबको मालूम है कौवे काले होते हैं,
तो हमको डिडक्टिव मेथड है कि हो सकता है कोई कौआ ना मिले, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे जनरली तो सब है, लेकिन धीरे धीरे नहीं ये मिला, ये में नहीं मिला, हो सकता है ये ग्रे मिल गया, तो हम कहेंगे अच्छा 99% कौवे काले होते हैं। तो ये जो थ्योरी बनेगी डिडक्टिव मेथड से बनेगी, निगमनात्मक कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, 5वें के बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। Who said that word at every stage is both a product and prophecy? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्योंकि लोग कि यहाँ पे कौन कहता है कि किसने कहा विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, कि आगे क्या होगा ये भी बता सकता है और प्रोडक्ट तो है ही अभी हम जो कह रहे हैं, और बहुत सा जो आइडिया हम अभी बताते हैं। पहले आंसर देख लें, उसके बाद उसका आंसर कि प्लेटो का आइडिया है, सुकरात का, हेगल का, मार्क्स का। प्लेटो, सोक्रेटिस, हेगल, मार्क्स। कौन कहता है ऐसा कि अवस्था में उत्पाद है और भविष्यवाणी दोनों हैं। अब ये जो आइडिया है, क्योंकि जिसका भी है वो उसका प्रोसेस क्या है, डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल का मतलब द्वंद्वात्मक है। तो द्वंद्वात्मक का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ है आगे की उसकी नई चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो थ्योरी है उसको रिफ्यूट करके नई थ्योरी बनेगी और ये थीसिस होगा, इसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। एंटीथीसिस से क्या बन जाएगा, एंटीथीसिस आएगा, इसको रिफ्यूट करेगा, एंटीथीसिस से नई थ्योरी जो बनेगी वो सिंथेसिस हो जाएगी। सिंथेसिस बहुत दिनों तक रहने के बाद वो खुद थीसिस बन जाएगी और लोग उसमें फिर कमियां निकालेंगे, फिर से एंटीथीसिस तैयार होगा और फिर थीसिस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इस प्रोसेस को कौन बोलता है, ये सबसे पहले एक बार कौन ला रहा है इसको, इस प्रोसेस को, ऑल्दो पहले भी यूज़ किए लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको यूज़ करते हैं हेगल। तो हेगल बोलते हैं कि जो भी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और भविष्यवाणी जो है वो दोनों ही हैं, क्योंकि आगे बता सकते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस में आगे क्या होगा। हेगल खुद भी बनाते हैं कि फैमिली से स्टेट बनने तक का पूरा जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है, या सिंगल सेल एनिमल से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड एनिमल बनने का जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है वो हेगल बताते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, हेगल। आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 7 में पहुँच जाते हैं। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म फॉर द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इज दैट नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि, नैसर्गिक मतलब नेचुरल राइट हो गया, तो नेचुरल राइट की जो है उसमें क्या है, सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है, प्लेसेस सोशल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसके अलावा एज्यूम दैट राइट एग्जिस्ट प्रायर टू सोसाइटी, मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे। बिलीव्स दैट राइट्स आर द क्रिएशन ऑफ सोवरेन, कि मानता है कि अधिकार प्रभु सत्ता की उत्पत्ति है। पुट सो मच एम्फेसिस ऑन सोशल रिकग्निशन ऑफ राइट, अधिकारों का सामाजिक मान्यता पर अधिक जोर देता है। तो इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, ये आलोचना किस बात पे होती है, ये जो है इन चारों में से अगर देखेंगे तो बी, एज्यूम दैट राइट एग्जिस्ट प्रायर टू सोसाइटी, जब सोसाइटी नहीं थी तो भी राइट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ये तो थोड़ा अजीब सा मामला ना कि राइट्स थे लेकिन सोसाइटी ही नहीं थी। जब हम लोग सोसाइटी नहीं थी तो राइट्स कैसे थे, तो इसी के लिए ये क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं कि जब सोसाइटी ही नहीं थी तो राइट्स कहाँ से आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली जो सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं होते, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें किसी कॉन्टेक्स्ट में ये आती हैं चीज़ें। तो हम आगे बताते हैं कि संपत्ति की पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, नॉजिक, रूसो। अब ये जो आइडिया है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर थ्योरेटिकली समझेंगे तो जॉन लॉक भी सही लगेंगे, जॉन रॉल्स भी सही लगेंगे, नॉजिक भी सही लगेंगे, रूसो भी सही लगेंगे। लेकिन क्योंकि ये टर्म है जो एंटाइटलमेंट थ्योरी, संपत्ति की पात्रता, ये किसने दिया, तो ये दिया था रॉबर्ट नॉजिक ने। अब रॉबर्ट नॉजिक है क्या, इसीलिए मैंने बोला कि ये सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में रॉल्स है। तो जॉन रॉल्स जो है वो सिलेबस में होते ही नॉजिक का नाम अपने आप आ जाता है, क्योंकि
जॉन रॉल्स का जो आइडिया था, जो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का हो, चाहे वो डिफरेंस प्रिंसिपल हो, ये सब चीज़ों को, और जो जिस चीज़ को लेके रॉल्स आते हैं वो कह सकते हैं काफ़ी हद तक सोशलिस्ट आइडिया है, जो कैपिटलिज्म में इनपुट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब जो है ये कहते हैं कि भाई पहले सबको बराबर एजुकेशन दो, तब कंपटीशन कराओ, या इस तरह की चीज़ें कि पहले सबको इक्वल राइट तो दो, और किसी की मतलब कोई अगर गरीब भी है तो उसके बच्चे को तो वो उसका राइट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जॉन रॉल्स लेके आते हैं, तो बहुत सोशलिस्ट आइडिया ले आते हैं। अब ये जो सोशलिस्ट आइडिया ले आते हैं, इसकी वजह से लिबरलिज्म जो है उसका आइडिया ही चेंज हो जाता है। तो रॉबर्ट नॉजिक जो है वो इसको बदल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इस तरह से तो फिर फ्री मार्केट ख़त्म हो जाएगा, सबको अगर स्टेट ही प्रमोट करने लगेगा तो आपस में कंपटीशन का क्या होगा। अब इस कंपटीशन को फिर से ज़िंदा करने के लिए कहते हैं कि नहीं, रॉल्स का जो आइडिया वो गलत है। ऑल्दो ये अच्छे दोस्त भी थे, रहते भी हैं, लेकिन फिर भी आइडिया के लेवल पे ये एक दूसरे से कभी मैच नहीं करते। तो इन्होंने एक नए टर्मिनोलॉजी लिखी, लिबर्टेरियन। तो लिबर्टेरियन भी आ सकता है, एंटाइटलमेंट थ्योरी के अलावा लिबर्टेरियन टर्म किसने लिखा। तो लिबर्टेरियन का मतलब है बिल्कुल फ्री मार्केट, जो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसके तरह। और अगर आप देखेंगे तो इनसे काफ़ी प्रभावित होके ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन अवेयर्स में पॉलिसी को चेंज करते हैं, फिर से मार्केट पॉलिसी लाते हैं, जो बीच में वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को आ गई थी ब्रिटेन के अंदर भी, क्योंकि सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट आइडिया का बहुत दबाव था, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो लोगों ने भी सोशलिस्ट आइडिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक के आने के बाद वो फिर से चेंज करते हैं अपनी पॉलिसी, और उसका उनको फ़ायदा मिलता है कुछ दिनों तक, लेकिन फिर से वही चीज़ें होती हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज के समय ज़्यादातर जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो भी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर, द स्टेट इज नेसेसरी एवल दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। ये कई बार क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि हमेशा पूछा जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि अगर 5 टेस्ट सीरीज हमने देखी है तो उसमें से कम 2-3 बार आ चुका है। कभी कभी ये नहीं आता, लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन कहता है? अलग अलग नाम दे देते हैं यहाँ पे। कभी ये आइडिया एनार्किस्ट बोलेंगे, एनार्किस्ट के अकॉर्डिंग आवश्यक नहीं, अनावश्यक, अननेसेसरी एवल है। इंडिविजुअलिस्ट ऑब्वियसली नेसेसरी एवल, और इसी को हम क्या कहते हैं? लिबरल, या हिंदी में उदारवाद। मार्क्सियन थ्योरी, स्टेट नो नीड ऑफ स्टेट, स्टेट विल वेदर अवे, स्टेट अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। न्यो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य जरूरी है, ये मानते हैं अननेसेसरी की जगह। जो अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को देख लेते हैं। नेसेसरी एवल जो है न्यू लिबरल भी कह रहे हैं और इंडिविजुअलिस्ट भी कह रहे हैं। तो अगर यहाँ दोनों चीज़ दे दी है तो न्यू लिबरल बेटर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यू लिबरल मानते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं दिया होता तो इंडिविजुअलिस्ट, क्योंकि लिबरल भी इंडिविजुअलिस्ट होते हैं और न्यू लिबरल भी, तो न्यू लिबरल बेटर ऑप्शन है, डी यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद 10th देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर देयर, असर्शन रीजन है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वैल्यूज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डेमोक्रेटिक जो कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, ये सही है। कल्चरल प्लूरलिज्म जो सांस्कृतिक बहुलवाद है, हिंडर्स द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन डालता है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि प्लूरलिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म जो है वो कई बार देखेंगे तो डायरेक्टली अड़चन तो नहीं डालता है, क्योंकि प्लूरलिज्म होने से कनाडा जैसा कंट्री या दूसरे कंट्री अच्छा भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कल्चरल प्लूरलिज्म को बोल सकते हैं कि अगर बहुत कट्टर होगा तो एक अलग बात है कि बिल्कुल हम निगोशिएट ही नहीं करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता है, क्योंकि इसके बहुत एग्जाम्पल है। चाहे यूएस को आज देख लें
तो कल्चरली प्लूरल है वहाँ पे सोसाइटी। या ब्रिटेन को देख ले तो कल्चरली बहुत प्लूरल है, अलग अलग लोग रहते हैं वहाँ पे, ब्लैक भी रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, अफ्रीकन्स भी रह रहे हैं। तो वो, या फ्रांस को देखें तो, या यूएस को देखें, बड़ी संख्या में चाइनीज़ रहते हैं, जापानीज़ रहते हैं, इंडियन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका डेवलपमेंट रुक गया है। और वो कल्चरल प्लूरल होने की वजह से डेवलपमेंट और तेज़ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का अलग अलग आइडिया में एक्सपर्टाइज होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार जैसे नासा या दूसरे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें वो अलग अलग लोगों, जगह के लोगों से लेते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, दिमाग जो होता है अलग अलग तरीके से डील करता है। तो हम इंडियंस के पास, जैसे हम कहते हैं ना, जुगाड़ वाला आइडिया बहुत होता है, तो वो कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो? ए सत्य है परंतु आर असत्य, सी। आगे, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आगे बढ़ते 11 नंबर देख लेते हैं। रॉबर्ट मेर्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मशीन इज इन अ लार्ज सिटी इज एसोसिएटेड विथ। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मेर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो मशीन का आइडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद, फंक्शनलिज्म प्रक्रियावाद, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। तो एक्चुअली इनका जो आइडिया है वो फंक्शनलिज्म पे होता है। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ का अपना एक फंक्शन है, हर एक चीज़ ज़रूरी है सिस्टम में। जैसे ब्यूरोक्रेसी का अपना एक फंक्शन है, उसका काम करेंगे, या उसी लेजिस्लेचर का अपना काम है, और इसी तरह जुडिशरी का अपना काम है। या हम इसको कह सकते हैं कि गाड़ी के एक फंक्शन की देखें, कोई एक चीज़ ना हो, गियर बॉक्स ना हो गाड़ी में, तो क्या गाड़ी चलेगी? स्टीयरिंग ना हो या सीट ना हो। तो उसी तरह से हर चीज़ का अपना फंक्शन है, और फंक्शनलिज्म में बिलीव करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल मशीन है। तो उसमें क्या हो गया, हम मशीन की जगह मान लीजिए जुडिशरी को कोई चीज़ मान लिया, या इस तरह से चीज़ों को, तो सभी सिस्टम जब सही होंगे तभी वो डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल मशीन, डेमोक्रेसी ना भी हो, मोनार्की हो, तो भी वो पॉलिटिकल मशीन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ जाते हैं, 12 नंबर देख लेते हैं, 12 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी को पूछ रहा है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से नाम भी हैं, और इसमें और भी नाम है यहाँ पे आपके जो दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ नाम आ सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए वो भी याद रखिएगा। तो कौन है? अल्प विकास सिद्धांत का प्रस्तावक मैक्स वेबर, डेविड एप्टर, सामिर अमीन, अमर्त्य सेन। मैक्स वेबर, डेविड एप्टर, सामिर अमीन, अमर्त्य सेन। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट है क्या? थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज थ्योरी दैट सेज दैट few countries are underdeveloped due to they are in periphery, कि वो पेरिफेरी पे हैं। मतलब ये कोर हो गया एंड दूसरा है पेरिफेरी। तो जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे वो कोर बन गए, या जो डेवलप कंट्री है ऑलरेडी वो तो कोर बन गया, और जो पेरिफेरी पे हैं वो अंडर डेवलप इसलिए नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं, जो कोर कंट्री है जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं और उसको जैसे पेटेंट करा लिया या इस तरह की चीज़ें कराते हैं, या ऐसी चीज़ों को डंपिंग कर देते हैं कि आप जैसे आप कोई चीज़ इनोवेट करेंगे। अब जैसे इंडिया का देखें, अगर इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया में अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट करें, मान लीजिए हमने मान लिया कि प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई, प्लास्टिक के खिलौने बनाएंगे। अब चाइना क्या करेगा, जो बड़े कंट्री होते हैं वो क्या कहते हैं छोटी कंट्री में, क्योंकि अब ये हमारे चाइना से खिलौने आने बंद हो जाएंगे अगर इंडिया बनाने लगेगा, तो ये क्या कहते हैं बहुत सस्ते दाम पे डंप कर देते हैं कि हम मान लीजिए इंडियन प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है तो ये 50 रुपये में भी प्रोडक्ट देने लगते हैं। तो धीरे धीरे लोग उसको खरीदने लगते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो यही काम करती है कोर और पेरिफेरी, और इसी की वजह से जो अंडर डेवलप कंट्री है वो डेवलप नहीं हो पाते। तो इस तरह का आइडिया जो है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बोल रहे हैं कि अगर कोई अंडर डेवलप है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कोर कंट्री हैं वो हैं, क्योंकि वो उसको बनाने ही नहीं देंगे, वो इतना डंप कर देंगे या इतनी ऐसी पॉलिसी बना देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि आपको नुकसान हो। तो और उससे होता है कि डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये कौन कहता है? इसको देखें तो उसको हम कोर पेरिफेरी थ्योरी भी कह सकते हैं,
तो कोर पेरिफेरल थ्योरी जैसे ही बोला हमने, आपको सबको दिमाग में आगे हो गया, सामिर अमीन है। इसके अलावा दूसरा नाम जो है एंड्रे गुडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक, ये भी बड़ा नाम है। अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी ये भी देते हैं और ये दोनों मिल के देते हैं, सामिर अमीन, एंड्रे गुडर फ्रैंक। और दोनों ही मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, लेकिन जो आइडिया पेरिफेरी कोर का है ये और जो अंडर डेवलपमेंट का आइडिया है ये दोनों इन्हीं से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बाइकैमरलिज्म एन एसेंशियल फीचर। तो ये सबको मालूम होगा, सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से द्विसदनात्मक किसके अनिवार्य विशेषता है। कहाँ पे द्विसदन होने चाहिए? संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था में तो हो या नहीं हो, संसदीय व्यवस्था तो पूरी ओवरऑल है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अध्यक्षीय व्यवस्था में, तो अध्यक्षीय व्यवस्था तो दोनों में हो सकती है, यूनिटरी सिस्टम में और फेडरल सिस्टम में। तो यूजुअली क्या होता है, द्विसदनात्मक जो होता है वो संघीय व्यवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर होता है पॉपुलर वोट से जीत के आने से, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, मान लीजिए जैसे यूपी से हम 80 MP चले जाएंगे और गोवा से या सिक्किम मणिपुर से 2 ही जाएंगे, तो अब क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इनके स्टेट की बात कैसे होगी? इसलिए क्या किया जाता है, राज्य सभा बनाई गई या दूसरा सदन बनाया जाता है, जहाँ पे जैसे USA में सीनेट है, हमारे यहाँ जो है राज्यसभा है, या अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऑल्दो इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि स्टेट का इक्वल नंबर नहीं है, यूपी से ज़्यादा आएंगे, सिक्किम मणिपुर मिज़ोरम गोवा से बहुत कम आएंगे, तो फिर वो इम्बैलेंस राज्यसभा में भी हो जाता है। उस चीज़ से निपटने के लिए US में क्या है, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चाहे वो छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा, तो वो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे सही होगा फेडरल सिस्टम 13th D। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी इज बेसिस ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का जो आइडिया है वो ऑब्वियसली मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें टर्म ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसने लाया था सबसे पहले, तो ये भी याद रखिएगा, विंसेंट डी गॉर्डने। ये जो है ये पहली बार टर्म लाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, उसको थ्योरी के रूप में बनाते हैं मैक्स वेबर। तो अब ये बोल रहे हैं कौन सा आइडिया, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है। पारंपरिक, आधुनिक कैसे होगा, करिश्माई, ये भी आधुनिक नहीं होगा। कानूनी विवेकपूर्ण, लीगल रैशनल आइडिया, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी हो सकता है। किसके लिए है ये? ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि लीगल रैशनल पे चलता है, ना कि ट्रेडिशनल या करिश्मेटिक पे। तो सही आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 14th के बाद 15th देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए बोला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं कि सिंपल से बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे होगी? ए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ पे होगा? जहाँ पे पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट होगी। पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट जो है, जो जहाँ PM होगा वहाँ पे ही होती है, हमको मालूम है। भारत भी हो गया और यूनाइटेड किंगडम 2 जगह पे है, बाकी जगह तो यहाँ तो अलग तरीके का है। बहुदलीय व्यवस्था, अब ये बहुदलीय व्यवस्था से फंस जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम में हो सकती है, नहीं है तो कहाँ है? भारत में है। इसके मत संग्रह जो होता है, रेफरेंडम जिसको हम कहते हैं, रेफरेंडम का हमने बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, इसका नाम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें टर्म चेंज हो सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑब्वियसली सबको मालूम है USA में, तो हो गया। कौन सा है? अगर आप ऊपर से भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ए का 3 अगर देखेंगे तो एक ही जगह है। बी या कोई भी चीज़ आपको मालूम, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया का 1 एक ही जगह है, तो ये तो अपने आप सी सही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 15th के बाद 16th। फिर से मैच करने के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई एक आइडिया आपको रॉबर्ट डहल का आइडिया मालूम हो, पुटनाम का है, फ्रांसिस फुकुयामा, अल्बर्ट एंड पावेल का। तो अगर हम फ्रांसिस फुकुयामा जानते हैं मान लीजिए, तो क्या है? एंड ऑफ द हिस्ट्री इनके बुक है। अब देखिए C का 1 किस में है? C का 1 एक ही में है, यही होगा। A का 4 रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। ऑब्वियसली प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में प्लूरलिज्म नहीं है आज के समय।
पुटनम क्या बोलते हैं, सिविक ट्रेडिशन एंड इन मॉडर्न इटली की बात करते हैं। इसके बाद एलमंड एंड पावेल, ये हमको मालूम है सिविक कल्चर की बात करते हैं, ये तो बहुत लोगों को रटा होना चाहिए। एलमंड एंड पावेल किसकी बात करते हैं, सिविक कल्चर। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, रॉबर्ट डहल से भी निकाल सकते हैं, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। तो सही आंसर बी हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17th नंबर क्या, फिर से असर्शन और रीजन है। द सीनेट ऑफ यूएसए इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन वर्ल्ड, कि सबसे पावरफुल सेकेंड चैम्बर है इन द वर्ल्ड। अब इसका आंसर है ऑल स्टेट इन यूएसए एंजॉय इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सीनेट, कि सभी जो स्टेट हैं उसका हमने बताया था कितने हैं पूरी नंबर है वहाँ सीनेट के 100, और स्टेट कितने हैं 50, तो सभी से कितने आए, दो मेंबर सभी से आते हैं, तो सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सबके पास पावर बराबर है। इसीलिए माना जाता है कि आप किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हो सकता है बहुत मजबूत हो आप, लेकिन हाउस जो सीनेट है उसमें बहुत पावरफुल नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि हर स्टेट से यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जैसे यूपी से हम देखें, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो यूपी के पास ढेर सारे एमएलए हैं, और हम जो राज्यसभा एमपी हैं वो भी ज़्यादा भेज सकते हैं, तो राज्यसभा में भी हमारी मेजॉरिटी हो जाए। जो पार्टी यूपी में अच्छा करेगी वो इंडिया लेवल पर अच्छा कर सकती है। एट द सेम टाइम जो छोटे छोटे स्टेट बहुत ढेर सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, या छोटे छोटे दूसरे स्टेट्स हो गए, तो हिमाचल हो गया, इस तरह के स्टेट, तो वहाँ पे अच्छा करने के बावजूद भी आपका राज्यसभा में भी नहीं पावर मिलेगी। तो यहाँ पे इसीलिए पावरफुल हो पाता है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है क्यों पावरफुल हो पाता है, क्योंकि बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए सीनेट दुनिया का सबसे मजबूत सीनेट माना जाता है। तो बोथ ए आर 17th का ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं 18th पे पहुँच जाते हैं, इसको हटाते हैं। 18th क्या कह रहा है, फिर से रीजन, इंटरेस्ट ग्रुप्स compete for making their voice heard and interest protected by decision makers in political system। हित समूह जो है वो क्या कहता है, राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये तो सही है। अब उसका रीज़न दे रहा है क्यों करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सटेंड सपोर्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज इन कंसिस्टेंट मैनर। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, निरंतर नहीं देते, वो जो उनकी बात मानेगा उसको देते हैं, ऐसा नहीं है कोई ज़रूरी है कि उसको दे ही। तो ये तो गलत है, इसको रीज़न इसका सही नहीं है। तो इसका सही है क्या कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो असत्य है, रीज़न इसका सही नहीं है, सी सही होगा। 18 हो गया। अब हम 19th पे पहुँचते हैं। 19th नंबर क्या कह रहा है, 19th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन था। तो अगर हम देखें तो आपके आखिरी के लॉजिक से भी देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन बने, बिल क्लिंटन। हमको मालूम बिल क्लिंटन अभी कुछ सालों पहले तक थे। उससे पहले जॉर्ज बुश जो है वो वरिष्ठ सीनियर जॉर्ज बुश वो थे, वो सही है यहाँ तक। तो 3 सबसे लास्ट होगा, तो 3 सबसे लास्ट, यहाँ 2 जगह हो गया। और इसके बाद सेकंड क्या हो गया, कौन सा, रूजवेल्ट पहले थे या कैनेडी। तो हमको सबको मालूम है कि रूजवेल्ट पहले थे, बाद में कैनेडी आते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि 1 सबसे पहले हो जाएगा, और 4 जो है उसका 1 कहाँ पे सबसे पहले है, अगर आप देखेंगे तो 1 इसमें सही है सबसे पहले। 1 4 2 3, तो रूजवेल्ट काफ़ी पहले हैं, फिर उसके बाद कैनेडी आते हैं, फिर जॉर्ज बुश सीनियर आते हैं, फिर जॉर्ज बुश जूनियर भी बाद में बनते हैं। बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश जो जूनियर है वो बनते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाराक ओबामा बनते हैं, उसके बाद ट्रंप बनते हैं, ट्रंप के बाद अगर आज देखें तो जो बाइडेन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20th, राइट द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। फिर से सीक्वेंस वाला आइडिया आ गया है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये कब हुई थी। फर्स्ट मीटिंग जो है 1946 में हुई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर
1946। इसका न्यू डील लेजिस्लेशन इन यूएस, ये कब हुआ था? तो न्यू डील कब हो गई? 1933। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी ऑफ यूरोप, ये क्या हुआ? 1992 में हुई। मर्जर ऑफ बाल्टिक स्टेट इनटू सोवियत यूनियन, तो ये किसी एक दिन का काम नहीं है, लेकिन 40s लेट 40s में हुई, तो 40s के बाद ही 50s तक हो गया था मर्जर। तो देख सकते हैं कौन सा सही हो गया। सबसे आखिरी में क्या हुआ है? थर्ड, मैस्ट्रिक्ट। थर्ड कहाँ पे? आखिरी में, ये दोनों में। सबसे पहले क्या हुआ? वह 2 डील 33 में, 2 किस में सबसे है? ये डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। 4 का लंबा प्रोसेस है, इसको किसी एक दिन में बांटना तो नहीं है, कह सकते हैं कि एक ही दिन में सब मर्ज हो गए थे। तो ये कहीं भी रखा जा सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी, तो उसको लेके ध्यान नहीं दीजिए। अगर ये ऐसा आता है तो बाकी चीज़ों को सीक्वेंस में लगाइए, अपने आप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? इलेक्टेड बाय राज्यसभा, तो ये सही है कि गलत है? ऑब्वियसली सही नहीं है, क्योंकि बाई लोकसभा 2, लोकसभा का भी पार्टिसिपेशन होता है। ऑल द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो स्टेट की, उनका नहीं होता, वो वोट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट में वो करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में नहीं करते। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसियो राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है, ये होता है। इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म, 4 ईयर के लिए होता है, नहीं, सबको मालूम 5 साल के लिए, भारत में ज़्यादातर चीज़ें 5 साल के लिए। प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस, ये गलत है, क्योंकि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है जॉइंट सेशन को। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सही है, बी इसका आंसर सही है। और एक और जानकारी कि इसको सैलरी भी इसी की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की अलग से सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। वो काम क्या करता है? अगर चेयरमैन का काम कर रहा है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसकी सैलरी उसको मिलती है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा के आजकल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे देख लेते हैं। 22 नंबर, द दलित पैंथर मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि दलित पैंथर एक अम्बेडकराइट मूवमेंट था, कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। तो सबको आंसर हो गया डी। लेकिन इसमें कौन कौन अब पूछा जाए, आगे पूछ लिया जाए कौन कौन नाम से शामिल थे, कुछ नाम दे दे ऐसे ही। तो उसमें नामदेव ढसाल सबसे बड़े लीडर थे, अर्जुन डांगले, राजा ढाले या जे.बी. पवार, इस तरह के जो नाम थे, इनमें से कोई एक नाम दे दिया, कौन से रिलेटेड है, किससे दलित पैंथर मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र में ये सारे लोग थे। महाराष्ट्र में काफ़ी मूवमेंट, दलित पैंथर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग भी था, और बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। 23, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन एम्फेसाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ कंडीशन आइडेंटिफाइंग सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, कि पिछड़ा वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया था? कि धर्म पर, भाषा, वर्ग, जाति पे। तो जब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की जब जनगणना होती है, उसमें क्या होता है कि जब पाया गया तो खास जाति के लोग ही पिछड़े हुए ज़्यादातर पाए गए, कि सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से। आर्थिक रूप से तो हो सकता है इसके भी कुछ लोग आगे हों, लेकिन देखा गया कि सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और उसकी वजह से आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं। तो ये जो है जाति के आधार पर हुआ, कास्ट के नाम पे। जब साइंटिफिकली देखा गया कि जब हुआ कि जैसे आज के समय होता है गरीबी, या अभी अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको रिजर्वेशन मिले या ना मिले। तो उसको लेके है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों को ही मिलना था। EWS में बहुत से लोगों का आर्गूमेंट ये है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो कभी भी चेंज हो जाता है, कि आप हो सकता है अचानक आपकी लॉटरी लग जाए, आपको आज नौकरी नहीं है, कल नौकरी मिल जाएगी, तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस तुरंत चेंज हो जाएगा।
लेकिन सोशल स्टेटस ऐसा नहीं होता है कि तुरंत चेंज हो जाए। जिसका सोशल स्टेटस, जो जिस कास्ट का है, जो जिस रिलीजन है, उसके साथ भेदभाव, उसके ऐसा नहीं कि जॉब मिलते उसके साथ भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आइडिया था कि भेदभाव जहाँ पे हो रहा है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें रिजर्वेशन का आइडिया अभी तक नहीं था, क्योंकि वो बिना रिजर्वेशन के भी इकोनॉमिक्स चेंज कर सकते हैं कि अगर हम सबको जॉब दे दें तो सबका जो इक्वलिटी है आ जाएगी। लेकिन सबको जॉब देने के बावजूद भी जो है ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं था। आज भी हम देखते हैं तमाम सारे ऑफिसेस के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिकली तो वो बराबर हो जाएंगे दोनों लोग, लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली जो वीकर है उसको भी मिलना चाहिए। डिबेट चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला आता है उसके, और कैसे एनालिसिस किया गया है उसका, ये भी देखना है। वो ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। हम पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फैसले से उसका एनालिसिस हमको हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 When the UPA government was formed in 2004 at the center, CPIM was neither supporting nor opposing it, ऐसा नहीं था, सपोर्ट किया था। Not part of alliance but was supporting the government from outside, ये था। पार्ट ऑफ अलायंस, यूपीए का पार्ट नहीं था। अपोज द गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं था। सही है बी, कि 2004 में जब यूपीए की सरकार गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआईएम ने क्या किया था, गठबंधन का हिस्सा नहीं थी परंतु बाहर से सरकार को समर्थन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे जो हम रोज़ करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमको चीज़ें याद रहती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है। तो ये तो हमने अब देखा है कि किससे देख सकते हैं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन हमको याद है 280, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4 ये है, यही होगा। इसका मतलब है बी का 1 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी हमको मालूम है 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। राज्यसभा 2 आर्टिकल 312, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी ये मालूम होता है सबको। राज्यसभा वाला तो थोड़ा सा मुश्किल है, सबको याद नहीं रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 ये याद रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और 280 फाइनेंस कमीशन, ये तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो जैसा हमने बताया कि क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जिससे हम पुरानी चीज़ों को जो देखा है बस उसको रिमाइंड कर लें, याद कर लें कि क्या चीज़ें हैं, और अगर एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वो अपने आप ही क्लिक करने लगती हैं चीज़ें। तो अदरवाइज़ क्या होता है, हमको बहुत सी चीज़ें भूल जाती, याद रहती, पढ़ा तो है ही, देखा भी था, आखिरी समय में नहीं देखा इसलिए भूल गए। तो यही चीज़ होती कि थोड़ा सा अगर उसको हम ध्यान देते रहेंगे, अगर थोड़ा सा डेली रिवाइज कर लिया थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन थे कि पिछले जो हमने किए थे एबीसी के बारे में, स्किनर का एबीसी क्या था, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, ये इस पे बेस्ड था। जो सिस्टम थ्योरी ईस्टर्न की थी, इनपुट आउटपुट मेथड, या मैकेनिस्टिक थ्योरी जो थी उसमें क्या था वो पूछा गया था कि किस चीज़ पे बेस्ड है, तो स्टेट को लेके जो मैकेनिस्टिक थ्योरी थी। इसके अलावा इवोल्यूशन की थ्योरी पे कौन ग्रेजुअली बिलीव करता था कि ग्रेजुअली स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इवोल्यूशन थ्योरी जो है। ह्यूमन लाइफ इज़ नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, शॉर्ट, बर्बर है, छोटी है, बुरी है लाइफ ह्यूमन की, वो कौन कहता है, हॉब्स कहते हैं। लीगल राइट में क्या क्या आता है, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट। जे.एस. मिल जो हैं प्रोपाउंडर थे पर्सनल लिबर्टी के। पॉलिटिकल इक्वलिटी कहाँ सबसे अधिक मिलेगी, वो था डेमोक्रेसी में। प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में अंतर पूछा गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और डिफरेंस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड, जॉन रॉल्स से। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसका पार्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम का। डेमोक्रेसी क्या है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या मिसिंग था पूछा गया था, तो एम्पेरिकल अप्रोच जो वैज्ञानिक अप्रोच था वो मिसिंग था। फर्स्ट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ बनती है, वो यूके में बनती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसी होती है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें होता है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री किस चीज़ का अपोज करते हैं, वो हमेशा इम्पीरियलिज्म या समाजवाद का विरोध करते हैं तीसरी दुनिया के लोग। तो
ये इसके अलावा राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में है, 19 to 22 में है। इसके अलावा पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटी कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट नंबर था, 42nd था। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट से ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई थी, लेकिन लास्ट में 2002 में एक और जोड़ी गई, तो नाउ इट हैज़ बीन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके थ्रू। अब कहाँ जोड़ी गई, 11 51A में जोड़ा गया। तो इसके अलावा जो है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी नॉन जस्टिसेबल है, कि उसको जैसे DPSP है वैसे ही, कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं कर रहा तो उसकी सज़ा नहीं मिल जाती उसको। बैकग्राउंड जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कहाँ से आया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आया। आयरिश का 45 जो नंबर वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ से लिया गया। इसके अलावा जो DPSP किस पार्ट में है, 4th पार्ट में है। इसके अलावा जो है हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किस पार्ट में है, तो पार्ट 11 था, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी। इसके अलावा जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो कब बनी थी, 1990 जो है उसमें बनी। उसमें चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसके अलावा कि जो जुडिशल रिव्यू कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकता है, ये भी हमने देखा था। तो इस तरह के तमाम सारे जो चीज़ें हैं, NGO के और इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में भी बात हुई थी। कोल्ड वॉर कब शुरू होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे पहले। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको सही लग रहा हो, अच्छा लगा हो ये लेक्चर, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या PDF चाहिए या कोई भी और हेल्प, या इवन रिसर्च में भी या कोई भी, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 6001203135 पे, व्हाट्सएप 6001939975 पे। हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। ईमेल thecapitalstudy20@gmail में अगर आपको PDF या दूसरी चीज़ें चाहिए तो यही। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, लगातार ये टेस्ट सीरीज़ देखते रहिए, और ये आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक टेस्ट सीरीज़ चलेगी। एक टाइम के बाद हम टेस्ट सीरीज़ को अपने जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है, वो हम बताएंगे कि क्या क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसको बना के भी हम आपको रखेंगे। लेकिन अभी हम दूसरे जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ उनका एनालिसिस और उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।